200 रुपये का जूस पी लेंगे, लेकिन कॉपी में इतना जगह छोड़े हैं कि 4 लाइन से ज्यादा नहीं होगा। और एक चीज तो मैं और कहूंगा कि आप जो नोट्स बना रहे हैं साइड में थोड़ा सा राइट या लेफ्ट साइड थोड़ा सा स्पेस रखा कीजिए, कि कुछ भी चीजें अगर आपको, जैसे हम डिस्कशन के समय बोलते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं, या कोई चीज आप पढ़ रहे हैं और कुछ नया मिल गया तो आप उसको वहां पर ऐड कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए। नेक टू नेक नहीं लिखना है कि अब कुछ नया 2 लाइन अपडेट करना हो तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मानवीय पर्यावरण में 2 लाइन लिखेंगे, आपका जगह है यहां पे जिनका वो यहीं लिखेंगे। लिखिए, लिखिए यह मानवीय पर्यावरण में, लिखिए यह वह पर्यावरण है, यह वह पर्यावरण है जिसे मानव निर्मित भी करता है, जिसे मानव निर्मित भी करता है और उसमें संशोधन भी ला सकता है या कर सकता है, और उसमें संशोधन भी ला सकता है। दूसरा पॉइंट, लेकिन मानवीय पर्यावरण के भी 2 पहलू होते हैं या 2 भाग होते हैं। मानवीय पर्यावरण के भी 2 पहलू होते हैं या 2 भाग होते हैं। तो डैश देके उसमें पहला लिखेंगे भौतिक घटक, भौतिक घटक। तो भौतिक घटक का यहां पर क्या अर्थ हम लोग समझेंगे, जो मानव के द्वारा निर्मित है, संरचनाएं जैसे रोड, सड़क, विद्यालय, ये जो भी इस तरीके के हम लोग बनाते हैं ये, तो भौतिक घटक। और दूसरा क्या हो जाएगा, लिखेंगे राजनीतिक, दूसरा में लिखेंगे राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा तथा मान्यताएं, सांस्कृतिक विचारधारा एवं मान्यताएं। क्लियर है? तो पर्यावरण क्या है ये क्लियर है, तभी आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो नीचे में आप एक हेडिंग लिखिए, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा एवं विकास। तो अभी आप लिखेंगे नहीं, इसको भी समझना है, धीरे धीरे कुछ शब्द सब आएगा, उसका अर्थ हम लोग चलते हैं फिर जाएंगे आगे। जैसे इसमें एक शब्द है तंत्र। तंत्र जो है ना, एक व्यवस्था को व्यक्त करता है, एक सिस्टम को व्यक्त करता है। जैसे आप उदाहरण के लिए समझिए कि हमारा शरीर है, ये भी क्या है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था के तहत क्या होता है, संचालित होता है। और अगर इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान होता है तो तंत्र क्या होता है, शरीर क्या होता है, थोड़ा सा डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है, हम थकान या बीमारी इस तरीके की कुछ चीजें पड़ने लगते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ है यहाँ पे कि पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा इकाई है जिसमें हम एक तरफ विभिन्न जीवों के मध्य और दूसरा जीवों के आसपास का जो पर्यावरण है उनके मध्य जो इंटरेक्शन उत्पन्न होता है और उस इंटरेक्शन से जो एक संबंध बनता है उसके अध्ययन का ये क्षेत्र होता है। फिर से आप इसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है, ठीक ना, और इस क्षेत्र में कई प्रकार के जीव हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ए जीव है,
एक बी जीव है, एक सी जीव है। तो जब हम पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले होता है कि ये एक ऐसा अध्ययन का क्षेत्र है या विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसका अध्ययन करते हैं। एक तरफ कि ए बी से, बी ए से, बी सी से, सी बी से और सी किस तरीके से ए से इंटरेक्शन करता है वो हम अध्ययन करते हैं। तो विभिन्न जीव कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, और दूसरा इस जीव के चारों तरफ का जो पर्यावरण है, तो प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के साथ भी कैसे इंटरेक्शन करता है, और इस इंटरेक्शन से जो संबंध बनता है वही बेसिकली क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र होता है या पारिस्थितिकी कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ए यहाँ पर मानव है, एक उदाहरण के लिए, बी यहाँ पर कोई जंतु है, कोई जानवर है, मान लीजिए कि ये यहाँ पर गाय है और ये यहाँ पर मान लीजिए शेर है। तो तीन है ना प्राणी यहाँ पे, तो तीनों प्राणी एक दूसरे से कैसे संबंध बनाते हैं वो है, और ये तीनों प्राणी अपने आसपास के क्षेत्र से किस तरीके से अंतर संबंधित होते हैं, उसी के अध्ययन का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये जो विभिन्न जीवों के बीच और जीव और उसके पर्यावरण के बीच का जो संबंध बनेगा, ये बेसिकली कुछ ऐसे संबंध होंगे जिसको हम लोग अन्योन्य क्रिया कहते हैं या अन्योन्य संबंध कहेंगे, और कुछ ऐसे संबंध होंगे जिसको अन्योनाश्रिता कहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले होते हैं। तो इस तरीके का जो सिस्टम बना है, ये पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा जो आई है आज जिस शब्द से हम लोग परिचय, इसका भी क्रमिक रूप से विकास हुआ है। सबसे पहले पारिस्थितिकी के लिए जो शब्द आया था इसको हम लोग कहते हैं इथोलॉजी कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसे जैववाशिकी कहते हैं। और इथोलॉजी शब्द जो है इसका अर्थ होता है सामान्य रूप में कि जो जीव है उन जीवों के मध्य आपसी संबंधों के अध्ययन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी कि जैसे ए बी सी जीव है, तो ये जीव जो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इनके बीच जो संबंध बनता है उसके लिए जिस शब्द का यूज किया गया था सबसे पहले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं। इथोलॉजी के बाद जो दूसरा शब्द आया था उसको हम लोग कहते हैं हेक्सिकोलॉजी कहते हैं, हेक्सिकोलॉजी। ये जो हेक्सिकोलॉजी है ये बेसिकली थोड़ा सा उससे आगे, यहां पर हमने देखा था कि विभिन्न जीवों के मध्य आपसी संबंध, और यहां पर है कि जीव और उसके पर्यावरण के मध्य जो आपसी संबंध के अध्ययन का क्षेत्र होता है उसके लिए हेक्सिकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। आप देखेंगे कि ये जो हमने बताया है उसी का ये थोड़ा सा क्या है, धीरे धीरे क्रोनोलॉजिकली डेवलपमेंट है। तो इथोलॉजी, फिर हेक्सोलॉजी, हेक्सिकोलॉजी। हेक्सिकोलॉजी के बाद जो तीसरा शब्द आया है इसको हम लोग कहते हैं आइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, आइकोलॉजी। तो आइकोलॉजी शब्द जो आया है ये बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इसमें एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं आइकोस, और दूसरा जो शब्द है वो है इसमें लोगस। आइकोस का अर्थ होता है आवास, और लोगस का जो अर्थ होता है वो होता है अध्ययन। ये शब्द जो है सबसे पहले हेकले के द्वारा यूज किया गया है। तो अगर आप इस दोनों शब्द को मैच कर देते हैं तो क्या होता है कि हेकले के अनुसार पारिस्थितिकी के लिए जिन्होंने आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, इसका अर्थ होता है पारिस्थितिकी जीवों के आवास का अध्ययन है। तो जीवों के आवास का अध्ययन कहाँ होगा, पृथ्वी पर, धरातल पर ये जीवों के आवास का अध्ययन है। इसके बाद आइकोलॉजी के बाद जो है सो पारिस्थितिकी शब्द आया है, इकोसिस्टम। और पारिस्थितिकी शब्द जो प्रयोग किया गया है ये रीटर के द्वारा प्रयोग किया गया है। तो रीटर ने जो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है वो इसी संदर्भ में कि एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जो जैविक और अजैविक घटक हैं या जो जीव और उसके आसपास का पर्यावरण है उसके मध्य जो अंतर संबंधों के अध्ययन का क्षेत्र होता है उसके लिए रीटर ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है। और पारिस्थितिकी के बाद जो शब्द आया है उसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र।
तो इस पारिस्थितिक तंत्र शब्द या पारिस्थितिक तंत्र संकल्पना के जो जनक हैं, ये बेसिकली 1937 में दिया गया है टांसले के द्वारा, 1935 में टांसले के द्वारा। टांसले ने माना है कि जब एक निश्चित क्षेत्र के जो जैविक घटक होते हैं, अब जैविक घटक क्या हम लोग परिचित हैं, और जो अजैविक घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक जब परस्पर अंतर संबंधित होते हैं तो उनसे जिस व्यवस्था का निर्माण होगा वही क्या कहलाएगा, पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। ये जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, बिल्कुल जैसे हमने कहा कि एक ओपन सिस्टम होता है, और ओपन सिस्टम होने का अर्थ है कि इसमें किसी भी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का जो क्रियान्वयन होगा या जो भी मानव निर्मित पर्यावरण भी होगा तो उसमें ऊर्जा का निवेश आवश्यक है। बिना ऊर्जा के निवेश के कोई पर्यावरण कार्य नहीं कर सकता है। मानव निर्मित पर्यावरण होगा तो उसमें हो सकता है कि जीवाश्म ऊर्जा का निवेश हो या किसी भी प्रकार का, जैसे हम आप यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, ये मानव निर्मित पर्यावरण है, और ये मानव निर्मित पर्यावरण किस तरीके से क्रियान्वित कर रहा है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का निवेश है। ये जो माइके बोल रही है या आप जो हमें सुन रहे हैं, ये सब किसके कारण संभव हो पाया, एनर्जी के कारण संभव है। तो ये एनर्जी चाहे रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आ रहा हो या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से, तो एक एनर्जी का निवेश तो है यहाँ पे। ठीक उसी तरीके से एक प्राकृतिक पर्यावरण के निर्माण में भी ऊर्जा का निवेश होगा, और प्राकृतिक पर्यावरण में जो ऊर्जा होगा उसका मूल स्रोत क्या है, सौर प्रकाश होगा या सूर्य का प्रकाश है। तो यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण इसलिए खुला तंत्र होता है क्योंकि उसे सौर ऊर्जा के निवेश से ही संपादित होना है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा का आगमन भी होगा और वो क्या होगा, निष्कासन भी होगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये आगत और निर्गत संबंधों से जुड़े होते हैं। आगत कहने का अर्थ है कि सौर प्रकाश का इनपुट निवेश हो रहा है, निर्गत का अर्थ है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर हम लोग देखेंगे कि श्वसन के दौरान कुछ ऊर्जा मुक्त भी होती है। तो ये आगत और निर्गत संबंधों से, और हमेशा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो साम्य अवस्था की ओर अग्रसर होता है। साम्य अवस्था का अर्थ होता है एक संतुलन बनाने के स्टेज की ओर वो अग्रसर होता है। तो इसका अर्थ यही होता है कि अब अगर टांसले ने कहा कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अगर समस्त क्या हो जाए, जैविक घटक, और दूसरा क्या हो जाए, अजैविक घटक आपस में अंतर संबंधित हो, तो जैविक घटक में हम लोगों ने देखा है कि जीवों की कितनी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं। इसमें उत्पादक भी है, दूसरा क्या है, अपघटक भी है, उपभोक्ता भी है। तो जैविक घटक और अजैविक घटक को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। आपने देखा था कि उसमें कुछ जलवायु संबंधी फैक्टर है और कुछ क्या है, मृदा से संबंधित फैक्टर है। तो ये जलवायु से संबंधित फैक्टर, मृदा से संबंधित फैक्टर और जो बायोटिक फैक्टर है आपस में एक दूसरे से अन्योन क्रिया से, अन्योन्याश्रिता की क्रिया से जुड़ेंगे, और उससे जिस व्यवस्था का सृजन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो ये जैविक और अजैविक घटक आगे हम लोग डिटेल से लिखेंगे कि पर्यावरण का घटक कौन कौन सा है वो। यहां पर अब आप देखिए कि पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं, हमें ये ध्यान में लाना है। पर्यावरण का भी हमने देखा है कि जो निर्माण हो रहा है वो मूल रूप से क्या रहा है, जैविक और अजैविक घटकों से हो रहा है। और यहाँ पर हम पारिस्थितिक तंत्र में भी क्या देख रहे हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र का जो निर्माण हो रहा है वो क्या हो रहा है, जैविक और अजैविक घटकों से हो रहा है। तो दोनों अलग नहीं है, इसलिए आगे इसमें हम एक सेगमेंट लेंगे, पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन या पर्यावरणीय असंतुलन क्या होता है। तो एक ही अर्थ निकलेगा, अगर पर्यावरणीय असंतुलन लिखा है तो आप पारिस्थितिकी असंतुलन समझिए, और पारिस्थितिकी असंतुलन लिखा हो तो पर्यावरणीय असंतुलन हमें समझना है, क्योंकि पर्यावरण के तत्व एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित हैं, वो अलग नहीं है। क्लियर है? तो लिखेंगे इसको थोड़ा सा उसमें आएगा, बहुत सारा चीज आएगा। जैसे जैविक और अजैविक घटक के या एक पर्यावरण में जो अंतर संबंध होगा वो 3 तरीके से होता है। एक पॉजिटिव संबंध होगा, एक नेगेटिव संबंध होता है, और एक तटस्थ होता है। तो हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव इंटरेक्शन क्या होता है, और तटस्थता का संबंध क्या होगा, वो आगे आ जाएगा। देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैसे देखिए आप क्षेत्र के आधार पर जाएंगे तो कुछ तो अंतर हो ही जाएगा। जैसे पर्यावरण में हमने देखा है कि इसका एक मानसिक संकल्पना है, पारिस्थितिक तंत्र भी एक मानसिक संकल्पना। आपको इसमें बहुत सारा चीज होगा जो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो है।
पर्यावरण के लिए हमने जिस शब्द का यूज किया है कि हमारे चारों तरफ और जो जैविक अजैविक चीजें हैं वो है, पर्यावरण में भी यही है और पारिस्थितिक तंत्र में भी यही है। अंतर एक मूलभूत ये होगा कि जो पर्यावरण है आप इसे बृहद स्तर पर ले जा सकते हैं, बड़े तरीके का पर्यावरण, जैसे पृथ्वी है एक बृहद पारिस्थितिक पर्यावरण है। पारिस्थितिक तंत्र का आकार छोटा भी हो सकता है, जैसे हमने कहा कि एक वृक्ष जो है अपने आप में क्या है, पारिस्थितिक तंत्र होगा। एक तालाब भी अपने आप में पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि उसमें कई जैविक घटक हैं, कई अजैविक तत्व है जिसको उसका इंटरेक्शन है। हम ये कह सकते हैं कि एक पर्यावरण के अंतर्गत कई छोटे छोटे पारिस्थितिक तंत्र हो सकते हैं। लिखेंगे इसमें, लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र अध्ययन का वह क्षेत्र है, पारिस्थितिक तंत्र अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें एक तरफ, अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें एक तरफ विभिन्न जीव, जिसमें एक तरफ विभिन्न जीव और जीवों के आसपास के, जीवों के आसपास के पर्यावरणीय घटकों के साथ, जीवों के आसपास के पर्यावरणीय घटकों के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसी में आगे बढ़ा के लिखेंगे, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा का, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा का विकास क्रमिक रूप से हुआ है, अवधारणा का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। तो डैश देके आप जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इथोलॉजी, इथोलॉजी, और इसके सामने में ऐसे दोनों तरफ एरो और सामने में लिखेंगे इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग फ्रेंच विद्वान, यानी फ्रांस के फ्रेंच विद्वान सेंट हिलेयर, फ्रेंच विद्वान सेंट हिलेयर ने किया है, सेंट हिलेयर ने किया है। लेकिन इन्होंने जीवों के आपसी संबंधों, इन्होंने जीवों के आपसी संबंधों के अध्ययन के लिए, आपसी संबंधों के अध्ययन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है, इस शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे ही नीचे में लिखेंगे हेक्सिकोलॉजी, हेक्सिकोलॉजी। इसके सामने में लिखेंगे, लेकिन इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग ब्रिटिश वैज्ञानिक, ब्रिटिश वैज्ञानिक जैक्सन मिरवाट ने किया है, जैक्सन मिरवाट ने किया है।
जैक्सन मिरवाट ने किया है। लेकिन इन्होंने इस शब्द का प्रयोग जीव और उनके पर्यावरण के बीच जीव और उनके पर्यावरण के बीच निर्मित होने वाले संबंधों के अध्ययन पर्यावरण के बीच निर्मित होने वाले संबंधों के अध्ययन के लिए किया है। अध्ययन के लिए किया है। तीसरा वर्ड आइकोलॉजी। आइकोलॉजी लेकिन इस शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकले ने किया है। अर्नेस्ट हेकले ने किया है। जो दो यूनानी शब्द, जो दो ग्रीक शब्द आइकोस एवं लोगस से मिलकर बना है। जो दो ग्रीक शब्द आइकोस एवं लोगस से मिलकर बना है। यहां आइकोस का अर्थ आवास, यहां आइकोस का अर्थ आवास और लोगस का अर्थ अध्ययन है। यहां आइकोस का अर्थ आवास और लोगस का अर्थ अध्ययन है। इस प्रकार हेकले के अनुसार पारिस्थितिकी धरातल पर जीवों के आवास का अध्ययन है। हेकले के अनुसार पारिस्थितिकी धरातल पर जीवों के आवास का अध्ययन है। चौथा शब्द लिखेंगे पारिस्थितिकी। इसमें लिखेंगे, लिखिए इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रीटर ने किया था। उसी में आगे लिखिए इन्होंने इसका प्रयोग जीव और उसके भौतिक पर्यावरण जिसमें वह रहता है के मध्य संबंधों के अध्ययन के लिए किया था। फिर लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्र।
सामने में लिखेंगे। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र संकल्पना, पारिस्थितिक तंत्र संकल्पना के जनक टांसले माने जाते हैं। टांसले माने जाते हैं। देखिए, इन्होंने 1935 में 1935 में पारिस्थितिक तंत्र संकल्पना, पारिस्थितिक तंत्र संकल्पना को जन्म दिया, जिसके अनुसार 1935 में पारिस्थितिक तंत्र संकल्पना को जन्म दिया, जिसके अनुसार जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के समस्त जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में अंतर संबंधित होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं, तो उससे जिस व्यवस्था तंत्र, तो उससे जिस व्यवस्था ऑब्लिक तंत्र का निर्माण होता है, तंत्र का निर्माण होता है, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। लिखिए, पारिस्थितिक तंत्र सौर प्रकाश के निवेश, सौर प्रकाश के निवेश और श्वसन के दौरान, सौर प्रकाश के निवेश और श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा, श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा अर्थात, श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा अर्थात आगत और निर्गत संबंधों से जुड़ा, आगत और निर्गत संबंधों से जुड़ा एक खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है, एक खुला तंत्र होता है। क्लियर है? तो एक बार आप देखिए, जो सीक्वेंस है उसमें एक एक लाइन आपको की पंच लाइन ध्यान में रखने हैं। इथोलॉजी का एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए क्या अर्थ है, तो क्या है? विभिन्न जीवों के बीच, एक लाइन में सिंपल शब्दों में, इथोलॉजी विभिन्न जीवों के बीच, आइकोलॉजी जीव और उसके पर्यावरण, दूसरा उसके क्या है? हेक्सिकोलॉजी, हेक्सिकोलॉजी जीव और उसके पर्यावरण, आइकोलॉजी जीव के आवास का, चूंकि शब्द की जो व्याख्या हुई है वो ये निकलता है और अर्थ वही है। जीव के आवास का अर्थ क्या? उसके चारों तरफ का एरिया। तो लेकिन अर्थ यह है कि जीव और उसके आवास का। फिर आगे हम लोग गए तो रीटर महोदय का शब्द मिला पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में इन्होंने बताया कि जीव और उसके पर्यावरण के बीच, जहां पर वो रहता है, उसके बीच के संबंध का अध्ययन। और उससे आगे निकल गए तो टांसले महोदय कहते हैं कि जो जैविक घटक है, अजैविक घटक आपस में जुड़ेंगे। ये जुड़ाव जो होगा, हमने कहा कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव और तटस्थ होगा। तो इस तरीके से जब ये जुड़ेंगे तो एक व्यवस्था बन जाएगा। उसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। होगा नहीं, आप आगे मत बढ़ो। प्राकृतिक पर्यावरण में
नॉर्मली हमें जो बिल्कुल तटस्थ संबंध कहते हैं वो नहीं मिलेगा, या तो हमें पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, लेकिन एक प्रकार वो हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हम देखेंगे आगे कि हमें उस तरीके के रिलेशन प्राकृतिक पर्यावरण में नहीं मिलेंगे। या तो पॉजिटिव मिलेगा जिसमें सौहार्दकारिता होगा, और दूसरा क्या होगा, सहभोजिता होगा। और निगेटिव में हो सकता है परभक्षण होगा, परपोषी होगा, अंतरजातीय परजीविता होगा, ये निगेटिव के रूप हो जाएंगे। क्लियर है? तो घटक की चर्चा हुई है कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किससे हो रहा है, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, बीच पेज में लिखिए पारिस्थितिकी के घटक, लेकिन पेज का डायरेक्शन चेंज कर लीजिए तो आपके लिए आसान होगा। मतलब जैसे आप लिख रहे हैं ना वैसे ऐसे कर लेंगे तो थोड़ा फ्लो चार्ट बनेगा, तो आपको लाइन जो ऐसे करके खींचना पड़ता है वो नहीं खींचना होगा। ठीक है, बस नाम आपके फायदे के लिए। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग भी जाओ बाहर से कुछ ईंधन भर के आइए, फिर हम लोग मिलते हैं। आ गए आप लोग ईंधन लेके? भाई सबसे वो जो कुछ साइंटिस्ट का या विद्वान सबका नाम आया है, आप उसको लेकर परेशान मत होइएगा, वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चर्चा इसलिए कर लिया है कि जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें जो हमने बताया था कि जो सेंट हिलेयर है ये कहाँ के हैं, आप देखिए उसमें नहीं लिखा है क्या, लिखाया होगा फ्रेंच, लिखा है ना। सेंट हिलेयर जो है वो फ्रांस के हैं, यहाँ के ये वनस्पति शास्त्री थे बेसिकली। उसके बाद जो आपको जैक्सन मिरवाट लिखाया है, तो जैक्सन मिरवाट जो है ये ब्रिटिश विज्ञानी हैं, ये ब्रिटेन के हैं। उसके बाद तीसरा जो आपको लिखाया है उनका क्या नाम है, हेकले। तो अर्नेस्ट हेकले जर्मनी के हैं, ये जर्मन विद्वान है। हाँ ये नहीं, यूनानी शब्द है वो, शब्द है। ग्रीक जो आइकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड है, बट साइंटिस्ट जो है ये जर्मन है, याद रखेंगे। और जो रीटर है ये यूनानी है, ठीक है ना। तो हम लोग कहां पर थे, पारिस्थितिक तंत्र के घटक में। पारिस्थितिक तंत्र के घटक, और हमने कहा था कि आप पेज का डायरेक्शन जो है चेंज कर लीजिएगा। तो एक पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र का जो निर्माण होता है बेसिकली, इसमें हम लोगों ने दो प्रकार के घटकों की चर्चा की है। एक इसमें क्या हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे जैविक घटक, बायोटिक फैक्टर हो जाएगा, और दूसरे जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अजैविक घटक, ए बायोटिक फैक्टर कहेंगे। जैविक घटक में जीवों की तीन श्रेणियां होती है, इसमें एक हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे उत्पादक, प्रोड्यूसर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे उपभोक्ता, कंज्यूमर का हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं अपघटक, डीकम्पोजर्स कहेंगे, ये हो जाएंगे। उत्पादक जो होता है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करे, भोजन का निर्माण करे, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे।
तो इसका अर्थ है कि उत्पादकों में जो जीवों की श्रेणियां हो जाएंगे, जैसे उदाहरण के लिए हम इसमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे हो जाएंगे। महासागरीय पर्यावरण में जो फाइटो प्लैंकटन होता है ये हो जाएगा। जो नील हरित शैवाल होता है वो हो जाएगा। और कुछ जो रासायन पोषित बैक्टीरिया होते हैं वो भी होगा। रासायन पोषित सूक्ष्म जीवी नहीं, रासायन पोषित जो होगा ये सूर्य के प्रकाश से नहीं करेगा, तभी तो शब्द आ गया रासायन पोषित। रासायन पोषित जो होगा ये महासागरीय पर्यावरण में होता है, जहां पर सौर प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगा, वहां पर ये जल के जो अणु होते हैं वहां पर कुछ फंक्शन होगा, ये होगा, ये ध्यान में रखेंगे। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट, महासागरीय पर्यावरण में फाइटोप्लैंक्टन, जलीय या महासागरीय पर्यावरण में शैवाल, और चौथा हो गया रासायन पोषित सूक्ष्म जीवी। ये जो जीव होते हैं हम इन्हें उत्पादक कहते हैं, और ये आगे इसकी चर्चा होगी। ये खाद्य श्रृंखला में आधार पर होते हैं, खाद्य श्रृंखला में आधार पर। और दूसरा ये पोषण स्तर 1 के प्राणी होते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1 के, पोषण स्तर 1 के प्राणी होते हैं। ये क्या होता है अभी हम चर्चा करेंगे। ये है एक सीक्वेंस इसका, कि उत्पादक का अर्थ हो गया कि जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करे, तो उसका एग्जाम्पल है हरे पौधे हमने ले लिया है, फाइटोप्लैंक्टन है, शैवाल है, रासायन पोषित सूक्ष्मजीवी है। इसका अर्थ यह है कि ये खाद्य श्रृंखला एक शब्द आएगा, उसमें ये आधार का निर्माण करेंगे, यानी यहीं से फूड चेन शुरू होगा। और ये क्या होते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1 के प्राणी कहलाएंगे। जाएं ऊपर पेज। दूसरा उपभोक्ता होता है जो अपने आहार के लिए उत्पादक या अन्य उपभोक्ता पर निर्भर है, अन्य उपभोक्ता पर निर्भर है, अन्य उपभोक्ता पर निर्भर है। तो अब इस हिसाब से जाएंगे तो इसमें जीवों की 3 श्रेणियां हमें कम से कम मिलेगी। इसमें हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। और फिर हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राथमिक जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, थोड़ा सा लें ऊपर, जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा ये बेसिकली क्या होगा, शाकाहारी होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फीड किससे ग्रहण करेगा, उत्पादक से ग्रहण करता है, शाकाहारी। क्यों, आहार उत्पादक से लेता है, आहार उत्पादक से लेता है। हम इन्हें शाकाहारी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इनका जो आहार है वो कहां से आता है, उत्पादक से। और ये जो होते हैं पोषण स्तर 2 के प्राणी होते हैं, पोषण स्तर 2 के प्राणी होते हैं, पोषण स्तर 2 के प्राणी। द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे, कई बार इसमें कुछ हमें मिलते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप समझिए कि ये मांसाहारी होते हैं। एक उदाहरण नोट करके हम आपको लिखाएंगे। मांसाहारी क्यों होते हैं, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता से आहार लेते हैं,
प्राथमिक उपभोक्ता से आहार। और इसका अर्थ है कि ये जो जीव होंगे पर्यावरण में, ये पोषण स्तर 3 के प्राणी होंगे। पोषण स्तर 3 के प्राणी होते हैं। इसी तरीके से तृतीयक उपभोक्ता जो होगा, आप इसे सर्वाहारी कह सकते हो। सर्वाहारी क्यों है? क्योंकि उत्पादक और उपभोक्ता से आहार ग्रहण करता है। उपभोक्ता से आहार ग्रहण करता है। तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पोषण स्तर, पोषण स्तर 4 के प्राणी हो जाएंगे। पोषण स्तर 4 के प्राणी। क्लियर है? इस पर और आएंगे। तो एक हो गया। अच्छा, लिख रहे हैं। तो हम ऊपर बढ़ाते हैं तो आपको बोल देना चाहिए ना। बन गया। और इतना जो लंबा करके इधर लिखना, इधर भी तो आना है हम लोगों को। फिर तो वही स्थिति होगी कि लाइन उधर से उधर खींचना होगा। बढ़े आगे। तो जैविक घटक में जो जीवों की 3 श्रेणियां हैं, एक उत्पादक है, एक उपभोक्ता, और दूसरा क्या है? अपघटक है। अपघटक के हम 2 ग्रुप रख सकते हैं। एक होते हैं जिनको हम लोग अपघटक ही कहेंगे, और दूसरे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अपरदहारी, डिट्रीवोरस कहते हैं। अपरदहारी ये जो होते हैं, इसमें आ जाएगा जैसे कवक है और जो जीवाणु है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और अपरदहारी में जैसे केंचुआ है, कॉकरोच है। केंचुआ, कॉकरोच, फिर केकड़े हैं, दीमक हैं, मक्खियां। दीमक, मक्खियां, ये अपरदहारी। इनकी ये जो है ना, बेसिकली मरे सरे गले पदार्थों से आहार लेते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा वो आगे आ जाएगा। लिख लिया इतना।
बढ़े आगे। देखो, तो ये हो गया। अब आप जब जाएंगे अजैविक घटक में, तो अजैविक घटक को हम लोग दो श्रेणियों में रख सकते हैं। एक होगा जिसको हम लोग कहेंगे जलवायु संबंधी कारक, जलवायु संबंधी कारक, और दूसरा है जिसको हम लोग कहेंगे मृदा संबंधी कारक। और अगर हम एक और फैक्टर इसमें ले लेंगे तो ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा संबंधी कारक। तो जलवायु संबंधी कारकों में जैसे तापमान है, सौर प्रकाश, दोनों एक ही बात हुआ, सौर प्रकाश। तीसरा जो इसमें हो जाएगा पवन हो जाएगा, वायुदाब हो जाएगा, इसमें नमी या आर्द्रता आ जाएगा, और फिर इसमें हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे वर्षण, रेनफॉल। मृदा संबंधी कारकों में इसमें मृदा हो ही जाएगा। दूसरा जो मृदा का पीएच मान होता है वो हो जाएगा। तीसरा मृदा के जो खनिज तत्व हैं वो हो जाएंगे। और चौथा जो उच्चावच है, रिलीफ यानी पर्वत, पठार, मैदान, ये हो जाएगा। और ऊर्जा संबंधी कारकों में सबसे प्रमुख हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे सौर ऊर्जा, जिससे पर्यावरण में निवेश होगा। कुछ जो अन्य कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। फिर कुछ भूतापीय ऊर्जा भी हो जाएगा, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, इस तरीके से। बन गया। जलवायु संबंधी कारक में है तापमान, सौर प्रकाश, पवन, वायुदाब, नमी या आर्द्रता, और वर्षा या वर्षण। मृदा संबंधी कारक में है मृदा, मृदा का पीएच मान, मृदा का खनिज तत्व, और उच्चावच यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, इस तरीके से धरातल पर रिलीफ कंडीशन है वो। और ऊर्जा संबंधी कारक में हो जाएगा जैसे सौर ऊर्जा सबसे मेन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ब्रह्मांडीय जो अन्य ऊर्जाएं होती है वो, और जो भूतापीय ऊर्जा जो धरातल के अंदर हमें मिलता है जो थर्मल एनर्जी के रूप में, वो हो जाएगा। अब बना लिए है ना। तो अब ध्यान से आप सुनिए। एक जो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होगा, हम छोटा कर देते हैं, तो एक पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में ये सिस्टम काम करेगा। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं तब आगे बढ़ेंगे। यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र का जो निर्माण होता है उसमें जैविक और अजैविक घटकों का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है कि जो अंतर जातीय इंटरेक्शन होता है वो होगा। अंतर जातीय कहने का अर्थ है कि एक जीव दूसरे प्रजाति के जीवों से इंटरेक्शन करे। दूसरा स्वजातीय हो सकता है, यानी एक ही प्रजाति के जीवों के बीच का इंटरेक्शन हो। तो इस प्रकार के इंटरेक्शन से क्या होगा, संबंध विकसित होगा। तो इसमें क्या है, एक जैविक घटक है। तो जैविक घटक में तीन प्रकार के जीवों की श्रेणियां हैं। एक इसमें कौन है, उत्पादक है। दूसरा इसमें उपभोक्ता है। और तीसरा इसमें कौन सा है, अपघटक है। उत्पादक हम लोग किसको कहेंगे, तो उत्पादक कहने करता है कि ऐसा कोई भी प्राकृतिक पर्यावरण का जीव जिसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करने की क्षमता है, वो उत्पादक है।
तो हरे पौधे हैं, जैसे ताल, जैसे वन क्षेत्र है, कोई धरातल का एरिया है तो वहां पर वनस्पति में ये क्षमता है। अगर कोई तालाब है, महासागर है, तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन या शैवाल जो है वहां का प्रकाश संश्लेषी है। और कुछ रासायन पोषित सूक्ष्मजीवी होते हैं जो ये काम करते हैं, यानी कि इसमें रासायनिक तत्वों का कम योगदान होगा, ना कि सौर ऊर्जा का योगदान होगा। तो ये जीव खाद्य श्रृंखला के आधार का निर्माण करते हैं। इसका क्या अर्थ होगा, चलेंगे आगे। और ये पोषण स्तर 1 के प्राणी होते हैं। दूसरा है कि उपभोक्ताओं की श्रेणियां होती है। तो उपभोक्ता का अर्थ है कि वो जीव जो अपने आहार के लिए या तो उत्पादक पर निर्भर है या फिर अन्य श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर है। तो इस हिसाब से हम जाएंगे तो जीवों की 3 श्रेणियां बेसिकली हमें मिलती है। एक प्राथमिक उपभोक्ता है जो क्या होगा, शाकाहारी। शाकाहारी इसलिए होगा क्योंकि अपना आहार डायरेक्ट कहां से लेता है, वनस्पति से लेता है, तो वो क्या है, शाकाहार है। और ये पोषण स्तर 2 का प्राणी कहलाएगा। जो द्वितीयक उपभोक्ता है ये मांसाहारी होगा, और ये प्राथमिक उपभोक्ता से आहार लेता है तो ये पोषण स्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो हमें एक साथ शाकाहार और मांसाहार दोनों देखने को मिलता है। जैसे गोरैया है। गोरैया जो होता है या कुछ जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं ना, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। आप गोरैया को या जो हाँ कौवा या मुर्गे जो होते हैं उसको आप देखो कि वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को भी खाते रहते हैं। खाते हैं ना, चिकन कौन कौन खाते हैं इसमें आप लोग, तो आप समझो कि आप कीड़े मकोड़े भी उसके साथ खा रहे हैं, है ना? खाते हैं कि नहीं, वो खाते हैं। आप देखते होंगे कि वो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको चुग चुग के खाते रहते हैं। और अगर आप उसको दाना देंगे तो वो भी खाएगा वो। तो इस तरीके के जो जीव होते हैं वो शाकाहार और मांसाहार दोनों होते हैं। लेकिन यहां पर ये ध्यान में रखना है आपको कि जब वो अनाज खा रहा है तब वो कहां पर हो जाएगा, शाकाहार हो जाएगा, क्योंकि उसका पोषण स्तर शिफ्ट कर जाएगा। और जब वो कीड़े मकोड़े जिसको आप भी खाते हैं उसके माध्यम से उसको खा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मांसाहार। तो कई ऐसे जीव हैं जो इस पोषण स्तर पर हमें मिलेंगे जो शाकाहार और मांसाहार दोनों हो सकते हैं। अगर ये एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं तो वो सही हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने चर्चा किया है। और तृतीयक उपभोक्ता जो होता है इसको आप सर्वोच्च उपभोक्ता भी कह सकते हो, सर्वाहारी भी कह सकते हो। तो तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी होता है क्योंकि ये उत्पादक से भी लेगा और जो अन्य श्रेणी का उपभोक्ता है उससे भी लेगा। जैसे मानव सर्वाहारी होता है तो हम लोग क्या हैं, आप खुद देखो कि हम लोग वनस्पति से भी आहार लेते हैं ना, चावल गेहूं ये क्या है, वनस्पति प्रोडक्ट है। और बकरा काट के आप खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो ये क्या है, मांसाहारी है ना। तो आप उसको भी खाते हैं जो शाकाहारी के ऊपर है, और आप डायरेक्ट शाकाहारी से भी लेते हैं। इसमें कई सारे ऐसे लोग होंगे जो केवल शाकाहार होंगे और कई ऐसे लोग होंगे जो केवल मांसाहार होंगे, ऐसा कोई नहीं है। तो और मैक्सिमम लोग होंगे जो सर्वाहारी की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि वो वनस्पति भी खाएंगे, घास फास भी खाएंगे और इधर जो है सो सबको खाएंगे, तो वो जो होगा सर्वाहारी कहला जाएगा। या इसको सर्वोच्च उपभोक्ता आप कह सकते हो। जो सर्वाहारी होगा ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये क्या होंगे, सर्वोच्च उपभोक्ता होंगे। हम इसके लिए ये शब्द भी यूज करेंगे। और पोषण स्तर 4 के प्राणी होते हैं। मानव के अलावा सर्वाहारी का, अब मानव से बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऐसा तो मानव ही है जो सबको, अब जैसे आप शेर को लोगे तो शेर मांसाहार है, बाघ मांसाहार है, हिरण को लोगे शाकाहारी है। हाँ कुछ ऐसे जीव हाँ जो जैसे आप हमने कहा कि ना कि जैसे सर्वाहारी में वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हरी सब्जी खाने वाले जैसे कुत्ता सब है, आप देखते हैं कि जो मरे हुए पशु पक्षी होते हैं उसको भी वो खा जाता है। तो जब ऐसे कुछ होते हैं तो उनको हम लोग मृतोपजीवी की श्रेणी में रखते हैं, तो वो है। लेकिन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मानव ही है, जो उसके नीचे जो भी है सबसे वो फीड क्या करता है, लेता है। तो यहां हमने सर्वाहारी लिखा है तो इसका अर्थ है कि ये सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाएगा। सर्वाहारी का अर्थ ही है कि वो क्या होगा, टॉप स्तर का है। और अपघटक में 2 प्रकार के जीवों की श्रेणियां होती है। एक डीकंपोजर्स, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं शब्द डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स का अर्थ होता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के वे जीव जो प्राथमिक उत्पादक या जो विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं उनके बायोमास से आहार ग्रहण करते हैं
और उस बायोमास को फिर से क्या करते हैं, मृदा में शामिल कर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो डीकंपोजर्स हैं ये पदार्थों के पुनर्चक्रण में भाग लेंगे। और ये जो अपरदहारी है इसके लिए हम लोग इंग्लिश शब्द डेट्रीबोरस यूज करते हैं। तो डेट्रीबोरस जो होता है ये मेन पीटी में पूछा हुआ है, आप इसको हम लिख रहे थे, आप हंस रहे थे, लेकिन अब आप समझिए पूछा हुआ है ये प्रश्न कि इसमें से कौन अपरदहारी है। ये पूछा हुआ 2020 या 21 के पीटी में, है ना। तो अपरदहारी जो होते हैं ये पदार्थों के पुनर्चक्रण में भाग नहीं लेते। दोनों में बेसिक डिफरेंसेज यही है कि जो अपघटक है ये पदार्थों के पुनर्चक्रण में भाग लेंगे और जो डेट्रीबोरस है ये पदार्थों के पुनर्चक्रण में बेसिकली भाग नहीं लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे केचुआ है जो आपके घरों में रहता है, कई सारे लोग उसको देख के डरते भी होंगे। दूसरा कॉकरोच है, केकरे हैं, दीमक है, मक्खियां हैं, ये सब जो है सो इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा क्या है कि जो अजैविक घटक है इसको हमने 3 कैटेगरी में रख दिया है। आपको जो प्रिंटेड नोट्स मिला होगा उसमें 2 ही कैटेगरी है, तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। हमने थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर दिया कि आप इसको समझ जाएं, क्योंकि ऊर्जा घटक की जब हम बात करेंगे तो वो जलवायु फैक्टर में नहीं आता है। जब हम क्लाइमेटिकल फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें तापमान आएगा, सौर प्रकाश, हालांकि ये उसी को रेफरेंस कर रहा है, फिर पवन है, वायुदाब है, नमी और आर्द्रता। ये ऐसे अजैविक घटक है जिसमें हम क्या करते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, या कोई भी जीव अपना क्या करता है, फंक्शन करता है, उससे प्रभावित होता है। मृदा संबंधी कारकों में जो हो जाएगा मृदा है, मृदा का जो पीएच मान होता है, यानी कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। उसमें जो खनिज तत्व होता है जो वनस्पति प्रकाश संश्लेषण के दौरान उसको ग्रहण करती है, अपटेक करती है। और रिलीफ यानी कि जो धरातल पर पर्वत पठार मैदान है, ये इसका अर्थ है कि किस प्रकार का है। और कोई भी ये जो प्राकृतिक पर्यावरण होगा, जैसे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो सौर प्रकाश जरूरी है ना, तो इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण का जो सृजन होगा उसमें ऊर्जा का निवेश जरूरी है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा, सौर ऊर्जा सबसे प्रमुख, क्योंकि इस धरातल पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख और प्राइमरी स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा है। उसके बाद ब्रह्मांडीय या कुछ अन्य कॉस्मिक किरणें, रे होती है, वो भी हो जाएगा। जो भूतापीय ऊर्जा होता है वो भी हो जाएगा। कुछ जो जैविक या जैविक अपघटन से जो ऊर्जाएं निकलती है वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है, ऊर्जा का स्रोत है जो प्राकृतिक पर्यावरण के निर्माण और उसको आगे बढ़ने के लिए एनर्जी की आपूर्ति करता है। तो एक प्राकृतिक पर्यावरण का जो निर्माण होगा इससे। अब पर्यावरण और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में एक अंतर ये भी हो जाएगा, जैसे आप लोगों ने पूछा था, पर्यावरण में हमने ये कहीं नहीं पढ़ा था कि पर्यावरण में हम जीवों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। उसमें केवल हमने ये पढ़ा था कि हमारे चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं वो पर्यावरण का निर्माण करती है। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए ये सबसे प्रमुख शर्त है कि जीव आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करें, तभी पारिस्थितिक तंत्र का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंसेज है कि उसमें हम इंटरेक्शन की बात नहीं करते, केवल जो उपस्थित है उसकी बात करते हैं। लेकिन यहां पर इंटरेक्शन की बात है कि सबका एक दूसरे से क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। क्या अपघटक का अर्थ होता है, जैसे ये जो है इसका अर्थ ये है कि जो उत्पादक है, यानी जो हरे पौधे हैं, इनकी भी मृत्यु होती है। आप ध्यान से सुनिए, हम पौधे मरते हैं कि नहीं मरते हैं, सूखते हैं ना, मरते हैं। और जो विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता है ये भी मरते हैं कि नहीं मरते हैं। तो जब उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की मृत्यु होती है तो उनके बायोमास में, यानी कि उनके जो जीव भार में कार्बनिक पदार्थ होता है उससे ये ऊर्जा ग्रहण करते हैं और बचे हुए कार्बनिक पदार्थ को मृदा में क्या करते हैं, शामिल कर देते हैं। और जब वो मृदा में चला गया तो इसका अर्थ है कि फिर से वो नए जीवों के लिए, नए वनस्पति के लिए क्या है, उपलब्ध है। तो जो अपघटक हैं वो बेसिकली क्या है, पदार्थों का पुनर्चक्रण करने में योगदान देते हैं। अपरधारी में क्या है कि ये पदार्थों का पुनर्चक्रण नहीं करते, ये केवल सड़े गले पदार्थों से भक्ष्य के रूप में आहार ग्रहण करते हैं, बाकी इनका पदार्थों के पुनर्चक्रण में कोई योगदान नहीं है। देखो यहां पर 2 चीजें हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का निवेश होता है या ऊर्जा का संचार होता है वो फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पर होता है, और थर्मोडायनामिक्स का दूसरा जो प्रिंसिपल है वो यहां पर लागू होता है।
वो हम आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे। थर्मोडायनामिक्स के दो प्रिंसिपल हैं, सेकंड प्रिंसिपल के दो पार्ट हैं। उसमें ये है कि स्थिर द्रव्यमान वाले तंत्र में ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है और ना ही ऊर्जा का विनाश होता है, केवल ऊर्जा का क्या होता है, फॉर्म चेंज होते रहता है। एक पहला है, और दूसरा उसका रूल है कि उस फॉर्म चेंजिंग होने में ऊर्जा का कुछ भाग निर्मुक्त हो जाता है, ह्रास हो जाता है, जो फिर से वो वापस नहीं आता है। हमारा पर्यावरण भी इसी रूप से काम करता है। अभी एक डायग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ऊर्जा में इसमें चक्रण होगा, तो वो पहले प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। और प्रत्येक जीव श्वसन के दौरान कुछ ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। हम लोग श्वसन करते हैं ना, तो श्वसन के दौरान जो ऊर्जा निर्मुक्त हो जाती है वो फिर हमारे शरीर में वापस नहीं आता है, तो वो एक रिसेशन के रूप में बाहर निकल जाता है। बाकी जो पारिस्थितिक तंत्र की कुल ऊर्जा है, रेस्ट मास है या ऊर्जा है, वो क्या है, केवल रूप के रूप में चेंज होते रहता है। फिक्स ही कहेंगे, वो फिक्स आप उसको उस तरीके से मत समझो, जैसे मैंने कहा कि आप उसको जो ऊर्जा है वो बेसिकली फॉर्म उसका चेंज हो रहा है। जैसे उत्पादक है वहां केमिकल एनर्जी के रूप में है, आप ले रहे हैं वो दूसरी एनर्जी के रूप में है, और हर एक टॉपिक लेवल पर कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या होगी, चली जाएगी, जो फिर से वापस नहीं आएगा। इसलिए जैसे जैसे आप पोषण या खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा की कुल मात्रा क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी, क्योंकि प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर श्वसन के दौरान क्या होगा, कुछ निर्मुक्त होगा या यूज भी करेंगे तो वो है। उसमें यह होता है कि जैसे जैसे जीव की आयु बढ़ते जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि नेट ऊर्जा कम होते जाएगा। जिसकी आप बात कर रहे हो ना, मैं वही बता रहा हूं कि अगर एक पारिस्थितिक तंत्र है उसमें यंग जीव है तो उसकी नेट ऊर्जा अधिक होगी, लेकिन जैसे जैसे पारिस्थितिक तंत्र आगे बढ़ते जाएगा और उसमें मान लीजिए अधिक उम्र वाले जीवों की संख्या हो गई है तो उत्पादन तो अधिक होगा लेकिन नेट ऊर्जा कम होगा, क्योंकि श्वसन के दौरान ऊर्जा निर्मुक्त ज्यादा हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अन्योन और अन्योनाश्रित, हालांकि इस पर हम लोग जाएंगे। इसका अर्थ है, जैसे अन्योनाश्रिता का अर्थ होता है एक दूसरे की निर्भरता, कि जैसे हम और आप हैं तो हम आप जो है वो किस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर है, या कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और कौन किससे प्रभावित नहीं हो रहा है, ये अन्योन है। जैसे आप कहते हैं ना व्यक्ति और समाज में अन्योनाश्रय संबंध होता है। एक उदाहरण से समझिए, जब आप समाज विज्ञान को पढ़ते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ यही होता है अन्योनाश्रय संबंध का कि व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और समाज के बिना क्या हो सकता है, व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी व्यक्ति से मिलकर समाज बनेगा और समाज से ही व्यक्ति है। तो यहाँ पर अन्योनाश्रयता का अर्थ यही है कि एक दो जीवों के बीच जहां पर इस तरीके का रिलेशन बनेगा वहां पर हो सकता है कि दोनों लाभान्वित होंगे, या ये हो सकता है कि एक लाभान्वित होगा दूसरे को हानि भी नहीं होगी। दैट इज अन्योनाश्रिता। और अन्योन क्रिया जो होती है उसमें हो सकता है कि एक लाभान्वित हो जाए और दूसरा घाटे में चला जाए। तो इस तरीके की चीजें होंगी जिसको हम लोग जैविक इंटरेक्शन पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक आएगा, उसमें उस पर चर्चा होगी। यहां क्लियर है। एक शब्द आया है जिसका अर्थ आपको जानना चाहिए, क्योंकि वो आपको भ्रम पैदा कर रहा होगा, तो हम उसको आगे, हालांकि उस पर चर्चा होगी, लेकिन यहां पर आया है तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे एक है ट्रॉपिक लेवल, ठीक ना, तो पोषण स्तर क्या होता है इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आप इसको देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक घास का मैदान है, ठीक ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए है, आगे इस पर आ जाएगा। इस घास के मैदान में दो शब्द है, खाद्य श्रृंखला और पोषण स्तर। तो खाद्य श्रृंखला का जब निर्माण होगा तो यहां पर जो उत्पादक होंगे वो कौन से होंगे, हरे घास होंगे, क्योंकि इसी में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है। हरे घास को आहार के रूप में ग्रहण करने वाला होता है कुछ कीट, जो खरपतवार खाने वाला कीट होता है, शाक भक्षी कीट आप इसको कह सकते हो। इस कीट को आहार के रूप में ग्रहण कौन कर सकता है, यहाँ पर मेढक। मेढक को आहार के रूप में कौन ग्रहण कर सकता है, सांप। और इसको भी कौन ले सकता है, मोर, या इसको बाज जो है ये खा सकता है। तो खाद्य श्रृंखला का अर्थ यही होता है कि जब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ का ट्रांसफर
उत्पादक से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर सिंगल चैनल में हो तो वो क्या कहलाएगा? खाद्य श्रृंखला कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, अब आप इसको देखोगे ना तो ये क्या है? प्रोड्यूसर है, ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, ये क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये क्या? टर्सरी, और ये उससे भी ऊपर यानी कि फोर्थ स्तर का कंज्यूमर हो जाएगा। तो ये आहार श्रृंखला है। अब पोषण स्तर इसी से बनता है कि आहार श्रृंखला में जिस बिंदु पर ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ एक जीव से दूसरे जीव को ट्रांसफर होता है, दैट पॉइंट ऑफ इंस्टेंट इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो ऊर्जा का ट्रांसफर कहां से हो रहा है? हरे घास से कीट की ओर, यहां से इसमें जा रहा है, इससे इसमें जा रहा है, इससे इसमें जा रहा है और इससे इसमें। तो यहां पर जो हरे घास है यहां से ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज ये क्या हो गया? ट्रॉपिक लेवल 1 के प्राणी हो गए। ये क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक लेवल 2 का, ये ट्रॉपिक लेवल 3 का, ये ट्रॉपिक लेवल 4 और ये उससे ऊपर 5 का हो जाएगा। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में कम से कम 4 ट्रॉपिक लेवल तो होंगे ही। दूसरा भी उदाहरण आप देख सकते हैं, ये एक हमने लिया यहां से, जैसे कि आप मान लीजिए तालाब है, ठीक ना? तो तालाब में यहां पर उत्पादक कौन होगा? जो फाइटोप्लैंक्टन है ये यहां का उत्पादक है, तो ये इस पर होगा। फाइटोप्लैंक्टन को आहार के रूप में कौन ले सकता है? जो छोटी मछली क्रस्टेशियन होते हैं, छोटी मछली इसको ग्रहण कर सकता है। और छोटी मछली को कौन खा सकती है? बड़ी मछली जो हेरिंग जैसी मछलियां होती है वो इसको ग्रहण कर सकता है। तो ये यहाँ का क्या है? प्रोड्यूसर है। ये यहाँ का क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। ये यहाँ का क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। और उसके ऊपर में अगर मानव को रख देंगे तो वो टर्शियरी कंज्यूमर और सर्वाहारी हो जाएगा। तो फाइटोप्लैंक्टन से ऊर्जा यहां जा रही है, इससे कहां जा रही है? यहां पे। तो फाइटोप्लैंक्टन से ऊर्जा पहली बार ट्रांसफर हो रहा है ऊपर के जीवों की ओर, इसलिए फाइटोप्लैंक्टन हो गए ट्रॉपिक लेवल 1 के प्राणी। ये कितने स्तर के प्राणी हो गए? तो ट्रॉपिक लेवल 2 के हो गए। ये कितने ट्रॉपिक लेवल के हो गए? तो ये ट्रॉपिक लेवल 3 के प्राणी हो गए। तो इसलिए हमने यहां पर ये शब्द लिखा था कि आपको यहां से समझ में आ जाए। तो उत्पादक जो होते हैं वो खाद्य श्रृंखला के बेस पर होते हैं, और बेस पर होने के साथ साथ ये क्या होते हैं? पोषण स्तर 1 के प्राणी हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये पोषण स्तर क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और खाद्य श्रृंखला में ये अगले स्टेज का प्राणी है। ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है ये पोषण स्तर 3 का है, और ये जो तृतीयक उपभोक्ता है जो सर्वाहारी है, सर्वोच्च उपभोक्ता भी कह सकते हैं आप इसको, पोषण स्तर 4 के प्राणी हो जाएंगे। हालांकि इससे ऊपर भी पोषण स्तर बनेगा, और वो उससे ऊपर पोषण स्तर कौन होगा? तो ये जो अपघटक है ये इसके ऊपर होगा, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ये भी शामिल होगा। तो चूंकि अपघटक जो होते हैं वो क्या करेंगे? जब उत्पादक और उपभोक्ताओं की मृत्यु होगी तब वो भक्ष के रूप में लेगा, तो वो भी उसमें शामिल होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? क्लियर है? हाँ जी। क्या? बस अभी वहीं हम जा रहे हैं, बस वहीं पे। ये आपको समझ में आ गया तो आप बताइए पहले। क्लियर है? तो नीचे में एक हेडिंग लिखेंगे। हाँ, कुछ प्रश्न है कहीं से? सिंगल चेन ये है। आगे आप पढ़ेंगे खाद्य जाल भी एक होता है, ठीक है, जैसे इन्होंने पूछा था फूड वेव। दोनों में बेसिक डिफरेंसेस यही है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में, कि खाद्य श्रृंखला हम लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए घास का मैदान है, इस घास के मैदान में जो जीव हैं उन जीवों के मध्य जो ऊर्जा और पोषक तत्व जा रहे हैं एक जीव से दूसरे जीव की ओर, यानी उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, तो अगर वो सिंगल चैनल में है, रैखिक रूप में है, तो वो खाद्य श्रृंखला है। ठीक है। और अगर इसी में चैनल बढ़ जाएगा, 1-2 चैनल और निकल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? खाद्य जाल कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लो जो एक वन है और यहाँ पर एक हरे पौधे हैं, ठीक है ना, तो इस हरे पौधे को कौन खा सकता है? हिरन। हिरन को कौन खा सकता है? भेड़िया खा सकता है। इसको कौन खा सकता है? बाघ या शेर। इसको ये भी खा सकता है ना, कि नहीं खा सकता है? खा सकता है ना। इसी तरीके से यहाँ पर मान लो खरगोश है, तो खरगोश जो है इसको कौन खा सकता है? भेड़िया। इसको जंगली बिल्ली भी खा सकती है,
कि नहीं खा सकती है? खा सकती है ना, जंगली बिल्ली और ये। तो जब इस तरीके से चैनल चलेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? खाद्य जाल कहेंगे। अंतर केवल एक ही है कि इसमें चैनल अधिक हो रहे हैं और उसमें चैनल क्या है? एक ही है। दूसरा क्या है कि एक खाद्य श्रृंखला के निर्माण में भी कई कम्युनिटी के जीव भाग ले रहे हैं, है ना। हरे पौधे का एक अपना कम्युनिटी है, कीट का अपना है, मेढक का अपना है, सांप का, बाज मोर का अपना है। तो एक खाद्य श्रृंखला या एक खाद्य जाल का जो निर्माण होगा उसमें कई समुदाय के जीव भाग लेंगे। दोनों में ऊर्जा और पोषक तत्वों का ट्रांसफर होगा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर सीक्वेंसली। बट अंतर क्या है? खाद्य श्रृंखला रैखिक होगा और खाद्य जाल, वेब का नाम ही है, इसमें चैनलों की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। बिल्कुल, खाद्य श्रृंखला में भी आएगा, दोनों में आएगा, कोई जरूरी नहीं कि उसमें, दोनों में आएगा वो। हाँ, तो वो भी होगा, मतलब कि वो इसीलिए ना कहने कि पदार्थों के पुनर्चक्रण में वो मरे गले और जीवित पदार्थ, जैसे वनस्पति होती है, आप वनस्पति पर देखोगे कि कई कीड़े लगे होते हैं, तो वो भी है जीवों से, इसीलिए वो पदार्थों के पुनर्चक्रण में आ जाते हैं। नीचे हम आप एक हेडिंग बनाएंगे, संगठन के आधार पर पारिस्थितिकी। संगठन के आधार पर पारिस्थितिकी। संगठन के आधार पर तो संगठन के आधार पर जो पारिस्थितिकी होता है ना, इसके अध्ययन के दो तरीके हैं। इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय यानी इसको हम लोग कहेंगे समष्टि स्तर पर, और एक होता है स्व पारिस्थितिकी या व्यष्टि स्तर पर कहेंगे। देखिए अभी आप इसको समझिए क्या होगा ये, तब आप समझ पाएंगे। संगठन का स्तर का अर्थ है कि जब हम पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं तो ये एक हायरार्कियल अप्रोच को व्यक्त करता है। हायरार्कियल अप्रोच कहने का अर्थ है कि अगर कोई संगठन है, जैसे आप एक राजनीतिक संगठन को ले लीजिए, तो भारत में अगर आप प्रशासनिक राजनीतिक संगठन की बात करते हैं तो सबसे निचले स्तर पर हमारे यहाँ क्या होता है? ब्लॉक होता है, या उससे भी नीचे चले जाएंगे तो क्या है? पंचायत की संकल्पना है। तो वो एक राजनीतिक संगठन है सबसे नीचे स्तर पर। उससे ऊपर आते हैं तो ब्लॉक मिलता है, ब्लॉक से ऊपर आते हैं तो क्या है? जिला मिलता है, जिला से ऊपर आते हैं तो राज्य है, और राज्य से ऊपर आ जाते हैं तो केंद्र की प्रशासनिक यूनिट है। ये क्या करता है? एक पद सोपान को दिखाता है। चाहे चूंकि प्रशासनिक संगठन में ऊपर से नीचे होता है, नीचे से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आदेश जो भी जारी होगा वो ग्राम पंचायत जिला को नहीं कर सकता, बल्कि जिला जो है वो ग्राम पंचायत को करेगा। तो प्रशासन में जब हम लोग जाते हैं ना, तो वो हायरार्कियल जो होता है वो टॉप से लेके नीचे की ओर होता है। पारिस्थितिक तंत्र में भी ये एक हायरार्कियल अप्रोच को व्यक्त करता है कि अगर हम अध्ययन की इकाई पर जाए तो छोटे सूक्ष्म स्तर पर ये कहां से शुरू हो सकता है, और उसके बाद जब हम बड़े स्तर पर जाएंगे तो ये कहां तक जा सकता है। जैसे हमने दिखाया कि छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत है और बड़े स्तर पर क्या है? केंद्र है। ठीक उसी तरीके से पारिस्थितिक तंत्र में छोटे स्तर पर हम कहां से शुरू कर सकते हैं और जाते जाते हम किस टॉप स्तर पर बड़े तौर पर जा सकते हैं। तो इस हिसाब से जाएंगे तो पारिस्थितिकी के दो
अध्ययन के संगठन, या आप एक भी ले सकते हो, स्व पारिस्थितिकी या व्यष्टि स्तर का अर्थ होता है कि किसी एक जीव या प्रजाति के स्तर पर जब हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो वो व्यष्टि स्तर कहलाता है, स्व पारिस्थितिकी कहलाता है, ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने खुद के स्तर से पर्यावरण के अध्ययन का शुरू करूं तो ये व्यष्टि स्तर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहला जो पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन की शुरुआत होगी वो कहां से होगी? व्यष्टि स्तर। व्यष्टि स्तर में क्या है कि एक ही प्रजाति के अंतर्गत या केवल एक सिंगल जीव के अध्ययन की जब इकाई के रूप में शुरुआत की जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? व्यष्टि स्तर, स्व पारिस्थितिकी, ऑटो इकोलॉजी कहलाएगा। इसमें हम एक जीव और उसके पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं कि वो जिस पर्यावरण में रहता है वहां पर किस तरीके से गुणन करता है, वृद्धि करता है, कैसे वो पर्यावरण को प्रभावित करता है और खुद कैसे पर्यावरण से प्रभावित होता है। जब हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं तो कहां पर चले जाएंगे हम? व्यष्टि स्तर। अब जब आपने एक व्यक्ति के स्तर पर कर लिया तो व्यक्ति मिलकर क्या बनाएगा? समाज को बनाएगा। तो अब समुदाय स्तर पर पारिस्थितिकी के अध्ययन की शुरुआत होती है। तो समुदाय स्तर पर जो पारिस्थितिकी के अध्ययन की शुरुआत होती है, इसमें जो पहला स्टेज होता है वो होता है समष्टि स्तर का। जैसे व्यष्टि, उसके नीचे क्या हो जाएगा? समष्टि स्तर का। समष्टि स्तर में होता है एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले किसी एक प्रजाति और उनके बीच जो जीव है, एक प्रजाति के अंदर जो जीव है, उन जीवों का पर्यावरण के साथ जो संबंधों का अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? समष्टि स्तर। जैसे उदाहरण के लिए एक जंगल है और शेर एक प्रजाति, तो शेर के जितने भी संख्या है उसका जब हम पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? समष्टि स्तर, समुदाय। क्योंकि एक शेर एक समुदाय नहीं बनाएगा, जब 10 शेर मिल जाएगा तो शेर का क्या होगा? एक कम्युनिटी बन जाएगा। तो समष्टि स्तर होगा। समष्टि स्तर से जब ये आगे बढ़ जाएगा तो एक क्या बन जाएगा? जिसको हम लोग कहेंगे जैविक समुदाय बनेगा, बायोटिक कम्युनिटी बन जाएगा। तो जैविक समुदाय जो हायरार्कियल स्तर पर अगला स्टेज होगा, तो जैविक समुदाय में क्या होगा? आप समष्टि स्तर में देखे हैं कि एक ही प्रजाति, अब यहां पर थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले समस्त प्रजाति, यानी कि यदि मान लीजिए एक एक्स एरिया है और उस एक्स एरिया में 5 प्रकार की प्रजातियां रह रही है, तो उन 5 प्रजातियों के बीच जो संबंधों का अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? जैविक समुदाय का निर्माण करेंगे। क्योंकि अब इसका अर्थ है कि इसमें कई कम्युनिटी के जीव आ गए हैं। तो ये समष्टि जो होगा वही अन्योन क्रिया के द्वारा या जो अन्योनाश्रय क्रिया होता है उससे क्या होगा? ये बनेगा। जैविक समुदाय से जब आप ऊपर जाएंगे तो फिर ये बन जाएगा पारिस्थितिक तंत्र स्तर पर चला जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र स्तर पर। तो पारिस्थितिक तंत्र स्तर पर जाने का अर्थ है कि इसमें क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने देखा है कि इसमें जो एक क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं, हम सबको इसमें क्या करते हैं? शामिल करते हैं। और इसमें क्या होगा कि ऐसे समुदाय का जो निर्माण होगा वो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पोषण स्तर के माध्यम से होगा और पदार्थों का पुनर्चक्रण इसमें होगा। तीसरा, जब पारिस्थितिकी तंत्र से ऊपर के स्तर पर जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा भू परिदृश्य या भू पारिस्थितिक भू परिदृश्य। भू परिदृश्य का अर्थ है कि इकाई के रूप में यह पारिस्थितिक तंत्र से बड़ा हो जाएगा और हो सकता है कि एक भू परितंत्र के अंतर्गत कई छोटे छोटे पारिस्थितिक तंत्र हो सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। भू परितंत्र से जब आप ऊपर जाएंगे तो फिर ये बन जाता है बायोम के स्तर पर हम लोग चले जाते हैं। बायोम जो होता है एक बृहद क्षेत्रीय इकाई होता है और एक ऐसा बृहद क्षेत्रीय इकाई होता है जिसके अंतर्गत कई प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हो सकते हैं। यानी कि भू परितंत्र से भी बड़ा जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा हायरार्कियल स्तर पर वो बायोम का। जैसे एक उदाहरण के लिए मानसून वन बायोम कहते हैं ना, आप मानसून वन पढ़ते हैं तो उसमें जब बायोम शब्द लग जाएगा तो इसका एक व्यापक अर्थ होता है। जैसे विषुवतीय वन बायोम है
तो विषुवत वन बायोम का विस्तार दोनों गोलार्ध में 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच है। अब ये बहुत बड़ा एरिया हो गया ना, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, ये बहुत बड़ा एरिया हो गया। और इस एरिया के अंतर्गत कई भू परितंत्र होंगे और कई पारिस्थितिक तंत्र हो सकते हैं, वो हो जाएगा। और बायोम जो है सो है, तो इसके ऊपर जब हम लोग चले जाएंगे तो फिर हमें मिल जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं जीव मंडल कहेंगे, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, जैव मंडल कह सकते हैं। तो जैव मंडल के रूप में हम लोगों ने किसको देखा था अभी, पृथ्वी क्या है, एक जैव मंडल है। अभी हम देखें जहां पर जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों का क्षेत्र हो, वो क्या होता है, जैव मंडल। तो पृथ्वी जो है क्या है, एक जैव मंडल है। तो अब यहां से अगर आप नीचे जाएंगे तो इसका अर्थ यह हो गया कि जो पृथ्वी जैव मंडल है, इस पृथ्वी जैव मंडल पर कई बायोम है। बात समझ, अब देखिए नीचे से आप ऊपर जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी पर कई बायोम है। समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये मरुस्थलीय बायोम है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये विषुवतीय बायोम है। इसको हम मान लेते हैं कि यहां पर सवाना बायोम है। इसको मान लेते हैं कि हम मानसून बायोम है, इस तरीके से। तो एक पृथ्वी है जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र जिस पर क्या है, कई बायोम है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, जैवमंडल। इसके ऊपर गए तो बायोम मुझसे क्या हुआ, छोटा। और पृथ्वी जो है इस पर कई सारे बायोम की उपस्थिति है। इसी बायोम में क्या होगा, कई भू परिदृश्य होगा, यानी कि हो सकता है इस मरुस्थलीय बायोम में कई छोटे छोटे भू परिदृश्य बन जाए। इस भू परिदृश्य के अंदर भी हो सकता है कि एक झील होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखो, थार मरुस्थल है, तो एक बायोम है मरुस्थलीय। अब उस मरुस्थलीय बायोम में झील है कि नहीं, तालाब है कि नहीं, जैसे आना सागर लेक है, तो वो अपना एक उसका है ना पारिस्थितिक तंत्र, क्योंकि वो झील है, उसमें जीवन है, सब कुछ है। तो हो गया ना, एक मरुस्थलीय बायोम के अंतर्गत भी भू परिदृश्य, उसमें एक छोटा सा भू परिदृश्य में क्या है, झील है। तो भू परिदृश्य, उसके ऊपर चले गए तो पारिस्थितिक तंत्र, उससे भी ऊपर चले गए तो जैविक समुदाय, और उससे भी ऊपर चले गए तो समष्टि, और उससे ऊपर चले गए तो एक जीव। ये पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन के हायरार्कियल अप्रोच को दिखाता है। तो आप अब हमें बताइए सबसे ऊपर में कौन हो जाएगा, छोटे स्तर से, सबसे छोटे स्तर पर व्यष्टि या एक जीव। व्यष्टि के आगे बढ़ेंगे तो समष्टि, समष्टि के आगे बढ़ेंगे तो जैविक समुदाय के आगे बढ़ेंगे तो पारिस्थितिक तंत्र के आगे बढ़ेंगे तो भू परितंत्र के आगे बढ़ेंगे तो, और बायोम के आगे बढ़ेंगे तो। और अब हम कहते हैं कि आपको जैव मंडल से आगे थोड़ा सोचना है, तो आप क्या सोचेंगे, बिल्कुल जैव मंडल से आगे सोचेंगे तो हम सौर मंडल को सोच सकते हैं, है ना। और सौर मंडल से बड़ा सोचेंगे तो क्या हो सकता है, ब्रह्मांड हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हमारे जैसे कई सौर मंडल इसमें अवस्थित हैं। तो सबसे बड़े स्तर पर चले जाएंगे तो यूनिवर्स हो जाएगा। ये एक हायरार्कियल सिस्टम हो जाता है। तो लिखेंगे आप नीचे में लिखेंगे, लिखाना होगा या समझ में आ गया है, लिखाना होगा। तो आप लिखिए पहले व्यष्टि स्तर की तरफ, स्व पारिस्थितिकी या व्यष्टि स्तर। पॉइंट वाइज लिखेंगे। व्यष्टि आधा इधर लिखिए पहले, उसके बाद इधर आप पूरा लिखिएगा। व्यष्टि स्तर में लिखिए, लिखिए इसके अंतर्गत केवल, इसके अंतर्गत केवल एक जीव, एक जीव और उसका पर्यावरण के साथ एक जीव और उसका पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का, पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। लेकिन जिसके तहत, जिसके तहत उस जीव की उत्पत्ति, जिसके तहत उस जीव की उत्पत्ति, उसके भौगोलिक वितरण, उसके भौगोलिक वितरण, उसके वृद्धि, उसके वृद्धि
और विकास, उसके वृद्धि और विकास तथा जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले तथा जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन शामिल है। कारकों का अध्ययन शामिल है। इस तरफ आ जाएंगे समुदाय पारिस्थितिकी। तो इसमें ऐसे ही लिखेंगे, सबसे पहले समष्टि स्तर पर, समष्टि या सामुदायिक स्तर पर। तो उसमें पहला लिखेंगे समष्टि, एक एक लाइन करके डिस्क्रिप्शन लिखना है। इसमें लिखेंगे इसके तहत एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य, इसके तहत एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य विकसित होने वाले अंतर संबंधों या पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा ऐसे ही एरो लेंगे और लिखेंगे नीचे में जैविक समुदाय। जैविक समुदाय इसमें लिखेंगे। लिखिए इसके अंतर्गत एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले समस्त प्रजातियों के मध्य, एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले समस्त प्रजातियों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन शामिल है। तीसरा पारिस्थितिक तंत्र। इसमें लिखेंगे, लेकिन एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले समस्त जैविक समुदाय का अपने आसपास के पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन शामिल है। लेकिन इसमें पोषक तत्वों का सतत चक्रण होता है। इसमें पोषक तत्वों का सतत चक्रण होता है। अगला भू परिदृश्य इसके सामने लिखेंगे। देखिए भूमि का एक बृहत क्षेत्र जिसकी प्राकृतिक सीमा में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र उपस्थित होते हैं। फिर लिखेंगे बायोम।
ऐसे ही लाइन लेके बायोम, बायोम लिखेंगे इसमें। लेकिन यह एक विस्तृत क्षेत्रीय इकाई है, यह एक विस्तृत क्षेत्रीय इकाई है, यूनिट है, एरिया है, जिसमें समरूप जलवायु दशा, जिसमें समरूप जलवायु दशा, समरूप जलवायु दशा में पादप और जंतुओं का अध्ययन शामिल है। पादप और जंतुओं का अध्ययन शामिल है, अध्ययन शामिल है। फिर अगला लिखेंगे जीव मंडल, जीव मंडल, उसमें आगे बढ़ा के लिखेंगे, लिखिए यह पृथ्वी का वह क्षेत्र है, यह पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां जीवन संभव है, जहां जीवन संभव है। देखिए यह एक एकीकृत क्षेत्र होता है जिसमें, यह एक एकीकृत क्षेत्र होता है जिसमें, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के क्षेत्र, स्थल मंडल के क्षेत्र शामिल होते हैं, क्षेत्र शामिल होते हैं। क्लियर है? तो अगर आप इसको एक छोटे से डायग्राम में दिखाना चाहेंगे ना, तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले व्यष्टि स्तर पर, फिर समुदाय स्तर पर, फिर जैविक समुदाय स्तर पर, फिर पारिस्थितिक तंत्र स्तर पर, फिर भू परितंत्र, फिर बायोम स्तर पर, फिर जैव मंडल स्तर पर, और इसके भी ऊपर तो सौर मंडल, लेकिन हम यहां सीधे ब्रह्मांड ले लेते हैं। नीचे में लिख देंगे संगठन के स्तर पर पारिस्थितिकी। बना लिए।
तो आज के क्लास को आप देखिए, कहीं कोई शब्द, कोई ऐसा चीज है जो समझ में ना आया हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, वो जी कंपोजर G1 ही है ना, तो उसमें तो जैविक में ही आएगा वो। हट जाऊं, स्लाइड ऊपर करें मतलब इसके नीचे तो कुछ नहीं है, केवल संगठन का स्तर पर पारिस्थितिकी है। तो छोटा कर देते हैं ताकि आप इसको, अब सही है। तो आज जो क्लास हुई उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर आप कहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो सबसे पहले सिलेबस, कल मैं पूछूंगा 15 टॉपिक का नाम किसको किसको याद है, ये याद रखना है। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि पढ़ने का स्रोत क्या होना चाहिए, ये तो हमने बता दिया, बाकी आप क्या करेंगे ये मुझे भी पता है। दूसरा, पढ़ने के तरीके क्या होना चाहिए वो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रश्न के पहलू पर गए कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं पीटी में, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक की शुरुआत की, पहले पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाले। तो उसमें हम लोगों ने पर्यावरण के अर्थ को समझा कि अगर हम सिंपल अर्थों में लेते हैं तो इसका क्या अर्थ हुआ, विशिष्ट अर्थों में देखा कि क्या उसका अर्थ निकलता है। तो उसमें लिखा था कि वो एक फ्रेंच शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है वो हम लोगों ने लिखा था। 3 प्रश्न वहां से निकले थे और उसके हिसाब से हम लोग बढ़ते गए। तो हमें फिर आगे मिला कि पर्यावरण को 2 प्रकारों में पहले रखा जा सकता है, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण हम किसे कहेंगे ये हम लोगों ने देखा, और प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण चूंकि जैविक और अजैविक घटकों से होता है, इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण को हम लोगों ने क्या किया था, 2 भागों में या 2 प्रकारों में रख लिया था, एक जैविक पर्यावरण और दूसरा अजैविक। जैविक पर्यावरण में हम लोगों ने देखा कि 2 कैटेगरी, पादप और दूसरा जंतु। तो पादप को भी हमने 2 कैटेगरी में लिखा, जो स्थल पर है और जो जल में है, और जंतु का भी 2, जो स्थल और जल दोनों पे है। इसी तरीके से जो अजैविक पर्यावरण है उसके 3 भाग पहले थे, जिसमें एक स्थल मंडल पर्यावरण है, दूसरा जल मंडल पर्यावरण और तीसरा वायुमंडल। और इन तीनों के अंतराकर्षण का जो क्षेत्र है वो क्या है, एक चौथा मंडल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। दूसरा जो पर्यावरण का रूप था वो क्या था, मानवीय पर्यावरण था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इसके भी 2 भाग हैं, एक जो अधिसंरचनात्मक हम लोग निर्माण करते हैं वो, और एक जो विचारधाराएं, सोच, संस्थाएं हैं वो है। उसके बाद हम लोग गए कहां पर, तो पारिस्थितिक तंत्र पर चले गए थे। तो पारिस्थितिक तंत्र का सिंपल सा अर्थ लिखा। उसके बाद हम लोगों ने इसके क्रोनोलॉजिकल विकास प्रक्रिया को देखा कि कैसे कैसे शब्द आए हुए हैं। तो इस क्रम में हमें सबसे पहले जो शब्द मिला वो क्या है, इथोलॉजी है, जिसको हिंदी में जैव वास्की कहेंगे। दूसरा शब्द जो मिला हमें क्या मिला, हैक्सिकोलॉजी मिला, इसका एक लाइन में अर्थ याद रखना है। तीसरा शब्द जो मिला वो आइकोलॉजी है, उसका एक लाइन में। चौथा पारिस्थितिकी, और 5वां पारिस्थितिक तंत्र। उसके बाद हम लोग चले गए कि पारिस्थितिक तंत्र के कंपोनेंट पर। तो कंपोनेंट में हम लोगों ने देखा कि 2 प्रकार के मूल रूप से, एक जैविक और दूसरा अजैविक। तो जैविक में 3 कैटेगरी है, एक क्या है, उत्पादक है, दूसरा उपभोक्ता है, तीसरा अपघटक है। उत्पादक कौन होंगे, क्या उसकी विशेषता होगी, वो हमने लिखा है। अपघटक कौन होंगे, उनकी कितनी श्रेणियां हो सकती है, उनकी क्या विशेषता होगी, वो लिखा है। और फिर अपघटक में 2 कैटेगरी है, एक अपराधारी है और एक जो है वो अपघटक है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कौन है, वो आ गया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो अजैविक घटक है उसको समझने के लिए 3 कैटेगरी में रख लिया है। एक जो है सो जलवायु से संबंधित कारक है, जिसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता, नमी, वायुदाब, पवन, ये क्लाइमेटिकल फैक्टर है। और दूसरा जो मृदा से संबंधित है उसको इंग्लिश शब्द याद रखेंगे, इफेटिक फैक्टर कहते हैं। तो उसमें मृदा है, उसका पीएच मान है, उसमें उपस्थित खनिज है, और फिर उस पर जो उपस्थित यानी धरातल पर अवस्थित जो उच्चावच यानी पर्वत, पठार, मैदान, इस तरीके जो भी रिलीफ है वो है। और तीसरा कंपोनेंट उसमें हमने एक ले लिया था ऊर्जा। तो ऊर्जा में मूल रूप से प्राकृतिक पर्यावरण या धरती पर, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राइमरी स्रोत क्या है, सौर प्रकाश ही है। तो सूर्य प्रकाश, कुछ ब्रह्मांडीय जो रेडिएशन कॉस्मिक होता है वो, भूतापीय ऊर्जा, ये प्राकृतिक ऊर्जा हो गया जिससे प्राकृतिक पर्यावरण क्रियान्वित होगी।
उसके बाद हम लोग कहाँ चले गए, पारिस्थितिकी के संगठन पर। तो संगठन पर हम लोगों ने दो तरीके से देखा, एक स्व पारिस्थितिकी हो सकता है और दूसरा समुदाय पारिस्थितिकी। तो स्व पारिस्थितिकी क्या है, उसमें क्या होता है वो हम लोगों ने लिखा, और समुदाय पारिस्थितिकी जिसको हम लोग व्यष्टि स्तर पर कहेंगे, सॉरी समष्टि स्तर पर। तो समष्टि स्तर पर हायरार्की आ गया। तो एक हो गया सबसे ऊपर में, यदि क्रोनोलॉजी में लेंगे तो सबसे पहले व्यष्टि, फिर समष्टि, फिर जैविक समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूतरी तंत्र, फिर बायोम, फिर जीवोम या पृथ्वी का जो जैव मंडल है वो, और फिर ब्रह्मांड। इस तरीके से एक बार इसको रिवीजन करेंगे। कल हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। तो कल पारिस्थितिक तंत्र का जो सेगमेंट है इसमें भी बहुत सारा है। पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली होगी, उसके बाद पारिस्थितिकीय पिरामिड होगा, पारिस्थितिकीय उत्पादकता, बहुत सारा सेगमेंट है, इस पर अभी चर्चा होगी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।